नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात उस खबर की जिसने लोगों के दिलों को दहला दिया। 5000 की भीड़ थी उस रात जो कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ मचा रही थी, लेकिन 45 घंटे में सिर्फ 19 हमलावर गिरफ्तार कर सकी है दीदी की पुलिस। समझ रहे हैं इसका मतलब? कोलकाता पुलिस को 5000 में सिर्फ 19 हमलावर मिले और अब तक और जिन लोगों को हमलावर बताकर गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या सच में वो सभी हमलावर ही है? आज जी मीडिया ने इन सवालों की पूरी पड़ताल की। हमारी टीम उन हमलावरों के घर पहुंची जिनमें से कितने हमलावर टीएमसी के इलाके से पकड़े गए, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हमलावरों के घर पर जी न्यूज की सबसे बड़ी रेड पड़ चुकी। जी न्यूज की अगुवाई में मीडिया का प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि दीदी की पुलिस अब हमलावरों को पकड़ने लगी। ये शख्स शुभादीप कुंडू, जिसे सादी वर्दी में कुछ पुलिस वाले रात के वक्त उसके घर से पकड़ कर ले जा रहे हैं। मुरारी पुकुर इलाके में शुभादीप का घर है। पुलिस को पता चला कि 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में हमला करने के बाद यह शख्स यहीं छिपा था। हालांकि इसके पिता का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है, लेकिन पुलिस ने 5000 हमलावरों में जिन 50 लोगों की तस्वीरें तैयार की हैं, उनमें से शुभादीप भी और सप्तश्री भट्टाचार्य। जी मीडिया की टीम रात के वक्त सप्तश्री भट्टाचार्य के घर पहुंची। उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घर पर उसकी बहन। मेरे भैया फिल्म इंडस्ट्री का ही है, तो वो ऑन ऑफ कैमरा शूटिंग वगैरह जो भी होता है वो लोग मिलके सब अरेंज करता है। वो एक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव है। पहले कभी वो ऐसे एजिटेशन या वगैरह मिছিল कभी जाता था? हाँ, वे तो जाता था, बट इस टाइप का जो केस उनको दिखा रहा है कि वो जो आरजीकर पे हुआ है ये सब रिलेटेड है, ये एकदम ही झूठा है। क्योंकि ये सब वो लोग यही पोर्ट्रे कर रहा है कि ये वो रिलेटेड यही है। इनका दावा है कि भाई फिल्मों की शूटिंग से जुड़ा है, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का काम करता है। अस्पताल में हमला करने वाली भीड़ का वो हिस्सा ही नहीं। सौमिक दास दमदम के मैदान पल्ली का रहने वाला है। आरजीकर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में घुसकर तोड़फोड़ करने वालों में सौमिक भी शामिल थे। जी न्यूज पर जब हमलावरों का वीडियो चला तो इनके घर वालों ने भी देखा। सौमिक की मां अपने बेटे को पहचान गई और खुद अपने बेटे को थाने ले गई और सरेंडर करवाया। सौमिक दास दमदम में रहते हैं। ये मैदान पल्ली इलाका है और यहाँ पर ये दासबारी नाम से ये फेमस है इनका घर। पिताजी का देहांत हो गया है, लेकिन माँ के साथ वो रहते हैं। एक जिम में वो इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करते हैं। और जब ये वीडियो टीवी में देखा और उन्हें पता चला कि उनके बेटे भी आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना में शामिल है, उसके बाद उनकी माँ खुद उसे पुलिस स्टेशन लेकर सरेंडर करवाई। अब बारी थी हमलावर नंबर 4 के घर पर रेड। इसकी पूरी कहानी जी मीडिया रिपोर्टर सौमित सेन गुप्ता से जानी। यही नवीन सिंह का घर है, लेकिन घरवाले से जो यहाँ पे जो रहते हैं उनसे हमने पूछा तो वो ये इनकार कर दिया कि वो जानते ही नहीं है, ये नवीन सिंह का घर नहीं है। हालांकि आसपास के लोगों ने ही हमें दिखा के दिया कि ये ही नवीन सिंह का घर है। 21 साल का उम्र है और वो उस दिन 14 अगस्त की रात को बेलगाछिया के इस बस्ती से वो आरजीकर अस्पताल में गए, वहां पर तोड़फोड़ में शामिल हुए। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये रहा हमलावर नंबर 5। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त की देर रात 5000 लोगों की उस भीड़ में ये भी शामिल थे। अभी हमारी पड़ताल रुकी नहीं।
ये लगातार जारी। जब तक एक हमलावर पकड़ा नहीं जाता तब तक जी न्यूज रुकेगा नहीं। सौमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, कोलकाता। कोलकाता रेप की जांच सीबीआई के हाथ आई तो सवाल अब कोलकाता पुलिस और उसके कमिश्नर विनीत गोयल की कार्यशैली पर उठने लगे। हाईकोर्ट में जिरह के दौरान आज से 10 साल पहले हुए कामदुगी गैंगरेप का जिक्र भी आया। खास बात यह कि जब कोलकाता के यही पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल कामदुगी गैंगरेप की जांच संभाल रहे थे, तब भी ठीक इसी तरह से रेप और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन आज सभी आरोपी जेल के बाहर आ चुके हैं। बीजेपी विनीत गोयल की तब की भूमिका और आज की जांच को जोड़कर सवाल उठा रही है, जबकि कोलकाता पुलिस अपनी जांच को सही बता रही है। In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. ममता दीदी की पुलिस सवालों के घेरे में है। कभी सबूत नष्ट होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कभी जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने केस हैंडल किया, उससे सियासी गलियारों से लेकर अदालत तक बंगाल की पुलिस पर सवाल उठा रही है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को देश के सामने जवाब देने के लिए चिल्लाना तक पड़ रहा है। Everything, and I'll do it. I'm saying it. ऐसे में एक बार फिर 10 साल पुराने कामदुगी गैंगरेप की घटना की दर्दनाक यादें ताजा हो गई हैं। इस केस को खुद इस वक्त के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल संभाल रहे थे। तब वो सीआईडी के आईजी थे। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को घेरा। उन्होंने 2 अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, ये बहुत संभव है कि ममता बनर्जी के निर्देश पर कोलकाता पुलिस ने इस बलात्कार और हत्याकांड के मामले में सबूत मिटा दिए हों। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल से मिलिए। सीआईडी के आईजी के तौर पर वो बहुचर्चित कामदुनी बलात्कार और हत्या मामले में जांच अधिकारी थे, जिसे उन्होंने पूरी तरह से विफल कर दिया। कामदुनी मामले में पीड़िता के शरीर पर खरोंच के निशान बनाने जैसी ही कार्यप्रणाली आरजीकर मामले में भी सामने आई है। कोलकाता हाईकोर्ट में एडवोकेट फिरोज एडुल जी जब पीड़ित परिवार के पक्ष में इंसाफ के लिए बोल रहे थे, उस समय उन्होंने दावा किया कि पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल एविडेंस टैंपर करने में माहिर है। 13 साल पहले जब कामधुनी में एक महिला के साथ गैंग रेप और उसके बाद हत्या कर दिया उनका, उस समय सीआईडी में इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे विनीत गोयल। लेकिन 13 साल बाद आज जब इंसाफ की मांग फिर से कर रहे हैं एडवोकेट एडुल जी, उस समय तक विनीत गोयल को पुलिस कमिश्नर के पद से नवाजा जा चुका है। आपको याद दिला दें कि कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर 2013 को कामदुनी गांव में 20 साल की छात्रा से सामूहिक बलात्कार हुआ था। छात्रा की हत्या इसी तरह से कर शव के साथ बर्बरता की गई थी। इस मामले में सैफुल और अंसार अली समेत 9 लोग शामिल बताए गए थे। सीआईडी में आईजी पद पर रहे विनीत गोयल के पास जांच का जिम्मा था। तब भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कामुदगी गांव का दौरा कर 15 दिन के भीतर गिरफ्तार लोगों के खिलाफ सजा दिलाने का भरोसा दिलाया था। खास बात यह भी है कि अब एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई के दौरान विनीत गोयल की कार्यशैली पर सवाल उठे। वैसे बंगाल की निर्भया कांड पर पुलिस की कार्यशैली पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने नाराजगी जाहिर की है। There has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. People also feel that there was deliberate attempt to mislead them, to give the impression that it was a suicide. The issue has been handled very badly by the authorities. जबकि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर एक बार फिर चाहते हैं कि पुलिस की जांच पर भरोसा किया जाए। UD case has started, inquest has been done, postmortem has been requested, a judicial magistrate has been brought in, videography has been done, FSLS team has come, entire videography, all evidence collected under videography, presence of parents, presence of family members and students, everybody, judicial magistrate, everybody was present. Why? Where is the flaw in our intent that we wanted to hush up the matter?
दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से अस्पताल में तोड़फोड़ सबूत मिटाने के लिए हुई थी। एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। मकसद ये था कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में तफ्तीश में कोई सुविधा हो सकती, ये सारे सबूतों की, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए। आपको बता दें कि विनीत गोयल का विवादों से पुराना नाता है। 1 जनवरी 2022 को कोलकाता पुलिस के पद पर वो आए थे। इसके अलावा उन्होंने बंगाल में कई महत्वपूर्ण पद भी संभाले, जबकि जुलाई 2014 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लेकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हुई। जाहिर है जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी, बंगाल की बेटी के रेप और हत्याकांड से जुड़े एक एक सच सबूत बनकर न्याय की मंदिर में इंसाफ की गुहार लगाएंगे। कोलकाता से सौमित सिंह गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद देश भर में आक्रोश है। घटना के विरोध में देश भर में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में न्याय की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर सड़कों पर उतरे और मेडिकल कॉलेज से तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव तक डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विमल चोपड़ा शामिल हुए और डॉक्टरों की मांग का समर्थन किया। इसके कैंडल मार्च को सपोर्ट करने पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे हैं यहाँ, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विमल चोपड़ा वो भी पहुंचे हैं यहाँ पे। पूर्व विधायक भी है विमल चोपड़ा, और ये देखिए एक तरफ विमल चोपड़ा, एक तरफ टीएस सिंहदेव। विमल चोपड़ा भी एक तरफ टीएस सिंहदेव है। सिंहदेव साहब आज सपोर्ट करने आप आए हैं, वी फॉर जस्टिस का यहाँ नारा। जी, न्याय होना ही चाहिए। अत्यधिक घृणित और अमानवीय घटना हुई है, और जो मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है वो मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो इसमें शामिल था, स्वाभाविक स्वरूप इसका सामूहिक बलात्कार और हत्या का दिखता है। अभी तक एक ही व्यक्ति का नाम प्रमाणिक तौर पे सामने आया है। एक व्यक्ति इसमें नहीं बचने चाहिए, और आगे के लिए हर ऐसी संस्थाओं में जहां आए दिन मुझे भी मौका मिला था स्वास्थ्य विभाग में काम करने का, और ये देखने को मिलता है कि डॉक्टरों और पेशेंट्स के बीच में भी और कई अन्य परिस्थितियों में भी ऐसी स्थितियां बनती है जिसमें डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। तो एक लंबे समय की बातें, व्यवस्थाएं, और एक तात्कालिक जो कड़ी से कड़ी सजा दोनों पे काम होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। डॉक्टर विमल चोपड़ा भी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, और भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं। डॉक्टर विमल जी, आज आप भी आए हैं सपोर्ट करने। नहीं, बिल्कुल अमानवीय घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पश्चिम बंगाल की सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जो भी दोषी हैं, किसी भी पार्टी से संबंधित हों, कहीं भी हों, कड़ाई के साथ पूरी जांच करके उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। वहीं सरकार को डॉक्टरों के साथ जो तकलीफें आती है, पीजी के स्टूडेंट जो ड्यूटी करते हैं, कितने घंटे की उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इस सब पे भी सरकार को एक आयोग का गठन करके उनकी सुविधाएं असुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, और कठोर कार्रवाई केंद्र और राज्य की सरकार को करनी चाहिए। डॉक्टर विमल चोपड़ा हैं, और ये भी कह रहे हैं कि एक आयोग का भी गठन करना चाहिए और केंद्र और राज्य को ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करना चाहिए। टीएस सिंहदेव वो भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। कोलकाता में रेप और हत्याकांड के मामले में पूरे देश को गुस्से से भर रखा है, और अब एक ऐसी ही डरावनी और घिनौनी वारदात उत्तराखंड से सामने आई है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, तो उत्तराखंड में लेडी नर्स के साथ लूट, रेप के बाद उसे मार डाला गया।
पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी, उत्तराखंड में नर्स के साथ बर्बरता। डॉक्टर बिटिया के गर्दन की हड्डी तोड़ी, नर्स को गला दबाकर मार डाला। कोलकाता जघन्य हत्याकांड में सस्पेंस। उत्तराखंड रेप केस में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस कस्टडी में चेहरे पर काला कपड़ा ढके ये उत्तराखंड का वो पापी है जिसने दूसरों को जिंदगी देने वाली नर्स की जिंदगी छीनी। सड़क पर अकेली नर्स को देखकर इस शख्स के अंदर का शैतान जाग उठा। इस दरिंदे ने पहले नर्स के साथ लूटपाट, उसके साथ बलात्कार किया और फिर बर्बरता के साथ नर्स की जान ली। रेप और हत्या की शिकार नर्स 30 जुलाई से गायब थी। गुमशुदा महिला की लाश 8 अगस्त को एक खाली प्लॉट की झाड़ियों से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद महिला का गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। नर्स रुद्रपुर के निजी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो हॉस्पिटल से महिला के लौटते हुए सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के जरिए आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मजदूरी करने वाला धर्मेंद्र नशे में था। उसने बस स्टैंड से नर्स को अकेले जाते हुए देखा तो वो उसके पीछे चल पड़ा। जब वो घर के पास पहुंची तो पीछे से उसका मुंह दबोच कर उसे झाड़ियों में ले गया। नर्स ने विरोध किया तो सिर पटक कर मार डाला। इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम को अक्यूज को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है। आरोपी धर्मेंद्र उत्तराखंड में वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने 14 अगस्त को धर्मेंद्र को राजस्थान से धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल किले से बांग्लादेश को वार्निंग मिलने का असर 24 घंटे के भीतर दिख गया। कल पीएम मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर बयान दिया और आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पीएम को फोन करके हिंदुओं की सुरक्षा करने का भरोसा दिया। यूनुस सफाई दे रहे हैं, हालांकि इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत की डिप्लोमेटिक धमकी सुनते ही बांग्लादेश घुटनों पर आ गया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और अंतरिम सरकार बनने के बाद मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी के बीच हुई ये पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने लिखा, मेरे पास मोहम्मद यूनुस का फोन आया। इस दौरान हम दोनों ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर बात की। पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया और मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को आगे ले जाने की बात भी की है। 5 अगस्त को शेख हसीना के भारत पहुंचने के बाद पहली बार दिल्ली और ढाका के बीच सीधी बातचीत हुई है, यानी बांग्लादेश आगे बढ़ने के लिए भारत की मदद चाहता है। अब पीएम का वो बयान सुनिए जिसने यूनुस को फोन करके सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अभी भी डावाडोल हालत में है। आगे बढ़ने के लिए यूनुस को दोबारा बांग्लादेश की इकोनॉमी को शुरू करना होगा, क्योंकि छात्रों और युवाओं की जिस भीड़ ने तख्ता पलट किया, वही भीड़ रोजगार न मिलने पर यूनुस की भी कुर्सी खींच सकती है। कुल मिलाकर यूनुस को आने वाले दिनों में भारत का सहारा चाहिए। ढाका की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के फोन कॉल का मतलब समझिए। पहला मतलब ये कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बिगड़ने का खतरा नहीं उठाना चाहते। ऐसी खबरें आई हैं कि एक सुपर पावर के इशारे पर ढाका में तख्ता पलट हुआ, लेकिन 3 सीमाओं पर भारत से घिरा बांग्लादेश अब भी ज्यादातर मामलों में भारत पर ही निर्भर है। तीसरा मतलब ये कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने बातचीत करके जो इशारा दिया वो उनके एक्शन में नहीं दिख रहा। आज ही बांग्लादेश से खबर आई कि वहां हिंदुओं से हफ्ता वसूली हो रही है। वहां हिंदुओं के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो कट्टरपंथी गैंग को पैसे दें या फिर बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं। फिरौती या प्रोडक्शन मनी ना देने पर हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। बांग्लादेश की सरकार में जो सत्ता आ गई है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एंटी हिंदू, एंटी इंडिया हैं। तो ऐसे में हिंदुओं के खिलाफ
जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनसे हफ्ते मांगे जा रहे हैं, उनके माल बिजनेस को हड़पने की प्रयास हो रहा है, उनके साथ और भी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। इन सब को एक तरह से सरकार जो है वो अनदेखा भी कर रही है। बांग्लादेश के चटगांव समेत कई इलाकों में कई हिंदू परिवारों को धमकी भरे संदेश मिले, जिसमें उन्हें पैसे तैयार रखने के लिए कहा गया है। ऐसा लग रहा है मानो यूनुस के हिंदू विरोधी सहयोगी बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को डरा धमकाकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चलता रहा तो अगले कुछ दिनों में मोहम्मद यूनुस को दोबारा दिल्ली फोन करके सफाई देने की तैयारी रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के अलवर में एक बाघ ने आतंक मचा दिया है। 5 से ज्यादा लोगों को नोच डाला है, जबकि एक व्यक्ति का हाथ खा लिया। वो लगातार लोगों को लहूलुहान कर रहा है, लेकिन अब तक उसका आतंक काबू नहीं हो सका है। हालात ये है कि लोग घरों को बंद करके रहने को मजबूर हैं, जबकि बच्चों को लोग बाहर जाने से मना कर रहे हैं। सवाल है कि ये यहां पहुंचा कैसे। एक बाघ जब शहर की तरफ आता है तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। कुछ ऐसा ही राजस्थान के अलवर में एक आदमखोर बाघ ने दहशत फैलाकर कर दी है। यह आदमखोर कई लोगों पर जानलेवा हमला बोल चुका है। लोग डर की वजह से घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ये खौफ है उस बाघ का जो कि जंगल से रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। इस बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। जो टाइगर है वो यहीं आसपास छुपा हो सकता है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो टीम है वो निकल रही है सर्च करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक जो टीम के यहाँ पर मेंबर्स हैं वो लगातार यहाँ खेतों में सर्च किया जा रहा है। वन विभाग की टीम को बाघ के पैरों के निशान मिले हैं, जिसके बाद वन विभाग की टीम पैरों के निशान का पीछा करते हुए बाघ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनका जो पगमार्क देके उनको पीछे पीछे इन्होंने जा रहा था, उनको ये हो गया। फिर इसके बाद जो सरपंच लोग है और पुलिस डिपार्टमेंट में वो सब लोग हमारा मतलब साथ मिलके बहुत अच्छा काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि बाघ बेहद खतरनाक है और सामने आने वाले लोगों पर हमला करता है। ऐसे में वन विभाग की टीम को बाघ को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। नीरज कौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।